तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से 30 प्रश्न आपका हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और परीक्षा से पहले हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे। तो जो भी बच्चे इस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह हमारा गारंटी है। और सभी प्रश्न इसी 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही आने वाले हैं, यह हमारा गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग ये कृषि पे आधारित होता है, लेकिन जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पे आधारित नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आने वाला है 100%, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न की भारत एक राष्ट्र है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो ये एक विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण कौन सा है। तो एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है कि एटीएम का विस्तृत नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और एटीएम में 24 घंटे आप पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे जिसमें से 25 से 30 प्रश्न आपका हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न की भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न की गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। तो 1916 ईस्वी में किए थे, इसे आपको याद रखना है। और यह भी प्रश्न आने वाला है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 ईस्वी में आए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर
प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भारत का वित्तीय बैंक है, इसे आपको याद रखना है। और व्यापारिक बैंक कौन सा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। दोनों में बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं भारत का केंद्रीय बैंक या भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर प्रश्न ये रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और ये 10 नंबर प्रश्न 100% आपके परीक्षा में आएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ, तो ये दांडी से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था, तो 1930 को शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है अगर आपको याद नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, और ये 13 नंबर भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न 100% आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये आर्य समाज का स्थापना किए थे, और आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे, तो मुंबई में किए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से 30 प्रश्न हूबहू लड़ने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से प्लीज जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि सभी प्रश्न इसी से लड़ेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है, तो यह हमेशा धर्म पर आधारित होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक प्रश्न इस क्षेत्र वाले प्रश्न से जरूर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको तीनों जो प्रश्न इससे बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, कृषि क्षेत्र आता है, इसे आपको याद रखना है। कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, तो ये किस में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीय उद्योग में क्या होता है कि उद्योग धंधे जो होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तो इसमें बैंकिंग का जो भी काम होता है वो किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18
18 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो ये जिम्मरमैन ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न 100% 8 मार्च को आपसे पूछा जाएगा कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो आपको याद रखना है कि हेम्फ्री डेवी है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए ह्यूम ने किया था, ये आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है, तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सभी हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसे आपको याद रखना है। और चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है, तो इसे भी आपको याद रखना है। दोनों ही प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो चावल सबसे अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। और काली मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो कपास सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो आधुनिक छपखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, ये भी प्रश्न आते रहता है। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल की थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपके परीक्षा में रहेगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब आपका उम्र 18 वर्ष का हो जाएगा तब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, आप भी वोट देने लगेगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा 100% कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन और यंग इंडिया दो पत्रिका का संपादन किए थे। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, पहला होता है हरिजन और दूसरा है यंग इंडिया। तो ये दोनों ही पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था और इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आप में रहेगा ही रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न की गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, और यह भी प्रश्न 100% रहेगा आपकी परीक्षा में कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इस वीडियो से 25 से 30 प्रश्न आपके
हूबहू बोर्ड एग्जाम जो 8 मार्च को परीक्षा होगा सामाजिक विज्ञान का, उसमें लड़ेगा, हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1971 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न की भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो अपना बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है, इसे भी आपको याद रखना है। और बिहार जिले में बिहार राज्य का जो जिला है उसमें किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न की बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो 7% पर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है, तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला होता है। झारखंड का एक झरिया क्षेत्र है, वहां पे सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, और ये प्रश्न 100% आपके परीक्षा में आएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि बिहार में किसकी प्रधानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न की सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न 100% आपके परीक्षा में आएगा कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आपको याद करने का कोशिश करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं, तो एक दूसरे के करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, ये तीनों बीमारू राज्य है, इसी का नाम आपको याद रखना है। लेकिन कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न की सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह महाराज, यहाँ पे गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो ये बिहार के पटना नगर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर, और ये भी प्रश्न 100% आपके परीक्षा में रहेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ
हुआ था, इसे आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न की योजना आयोग का नया नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो यहाँ पे मानवता सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो पंचायती राज्य का शुरुआत जो था ये राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर और 60 नंबर प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जलवेराइन किसकी संस्था थी, तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो जो सोपानी कृषि है ये उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 100% आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर भी प्रश्न 100% आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर और ये प्रश्न 100% आपके परीक्षा में रहेगा कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसे भी आपको याद रखना है। और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर और ये 65 नंबर प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसे आपको याद करके जाना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न की भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
नियुक्ति कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है? तो हिकी को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 70 नंबर प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज करके आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि यही सब प्रश्न आपकी जब 8 मार्च के परीक्षा के दिन आएगा तो आपको बनाने में आसानी हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर कि कन्फ्यूशियस कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 74 नंबर प्रश्न 100% आपके परीक्षा में आएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जो जेम्स वाट थे वो वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी 100% आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है। और काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। तो बैंक किसका उदाहरण है? तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक क्षेत्र वाले प्रश्न में से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र में। और यहाँ पे देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग धंधा आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग वैंकिंग हो गई, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81
81 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसका जो भंडारण है ये सीमित है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, और जो भी संसाधन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा उसे हम लोग पुनः उत्पादित या बना नहीं सकते, उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई, तो चीन में हुआ। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्रों में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो यहाँ पे चीनी उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था, और ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। तो रेशम मार्ग से होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेशम मार्ग का शुरुआत कहां से होता था, तो चीन से होता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। तो ये बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न 100% रहेगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकसित कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अविकसित कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। 100% ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। तो ये किसानों पर लागू होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है ये पेड़ बचाने से
संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो जो ब्रिटेन है इसमें एक दलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर, 97 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले देरी से लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर, 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर, 99 नंबर प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा। तो भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाए हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 से 30 प्रश्न आपका हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और एग्जाम से पहले हम आपको 100 ऑब्जेक्ट यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे। अगर आप लोग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप लोग 80 में से 40 बनाना होगा, तो आप लोग 40 के 40 आराम से बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग एक भी मिस मत कीजिएगा। इसके बाद एक 6 बजे वीडियो आएगा और एक 8 बजे वीडियो आएगा रात में। यहाँ पे 6 बजे शाम में आएगा, 8 बजे रात में आएगा। इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे और सुबह तक हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे। तो आप लोग अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन विदेशी ब्रांड नहीं है और जो नहीं होगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके और एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा इसके बाद जो क्लास होगा उसका लिंक भी इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें हम डाल देंगे। तो कमेंट बॉक्स आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे जो भी वीडियो का लिंक होगा उसे आप लोग देखिएगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।